हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो इकोनॉमिक सर्वे की हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण हम देख रहे थे। हमने कृषि तक के चैप्टर को खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे का अगला चैप्टर वानिकी यानी वन जो चैप्टर है उसको हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। और इससे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम वानिकी से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज लिखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ये तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, सब हम जानते ही हैं। जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है, यानी छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग 4.1% है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है। यानी प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है, यानी प्रदेश के 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उसके, ये तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल हो गया 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में से 59,772 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। यानी 1,35,000 में से 59,772 क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। तो अगर यहां पर ये देखिए, ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से है। लेकिन जो वर्तमान में आईएसएफआर रिपोर्ट आई थी, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, आईएसएफआर रिपोर्ट, तो आईएसएफआर रिपोर्ट आपकी 2021 में आई थी। तो उसके हिसाब से ये जो क्षेत्रफल है ये बढ़कर 59,816 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था वो बढ़कर 59,816 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ऐसा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमें पता चलता है। लेकिन अगर आपको पेपर में नहीं लिख कर दिया है कि वो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछ रहा है या वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछ रहा है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा लेना है, 59,772 वर्ग किलोमीटर लेकर चलना है। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर आईएसएफआर रिपोर्ट के अनुसार ये 59,816 वर्ग किलोमीटर हो गया है, ऐसा आईएसएफआर रिपोर्ट से हमको पता चलता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 59,772 वर्ग किलोमीटर लिखा है, तो आपको यही लेकर अभी वर्तमान में चलना है, जब तक आईएसएफआर रिपोर्ट क्वेश्चन पेपर में लिख कर ना दे। चलिए, अगर हम देखें, अगर हम मान लेते हैं कि 59,772 वर्ग किलोमीटर कि क्षेत्र में ही हमारा वन क्षेत्र है, तो जो प्रदेश का वो कितना प्रतिशत हुआ? 44.2%। यानी 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का ये कितना प्रतिशत है? 44.2% है। यानी आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से छत्तीसगढ़ के 44% क्षेत्र में वन क्षेत्र है, 44.2%। आगे देखते हैं, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? चौथा स्थान। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? फोर्थ रैंक। अगर हम देखें वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहला रैंक में कौन आता है? मध्य प्रदेश। वन क्षेत्रफल के हिसाब से पहले रैंक में मध्य प्रदेश। सेकंड में आता है महाराष्ट्र। थर्ड में आता है उड़ीसा। और फोर्थ में आता है छत्तीसगढ़। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का स्थान कितना आता है? फोर्थ आता है वन क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे पढ़ते हैं, राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। अब देखिए, यहां पर दो टर्म आपके सामने आ रहे हैं, वन क्षेत्रफल और वन आवरण। तो दोनों में अंतर क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। आपको मैं एकदम प्रशासनिक भाषा में नहीं जाऊंगा, एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा क्या चीज है। देखिए, अगर मैं मानूं, देखिए छत्तीसगढ़ जो वन क्षेत्रफल है ये डाटा कौन बताता है? 59,772 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, ये डेटा कौन बताता है? ये डेटा गवर्नमेंट, राज्य सरकार बताती है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को वन क्षेत्र घोषित करती है। तो राज्य सरकार ने बताया है कि हमने 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को वन क्षेत्र घोषित किया है।
तो वन क्षेत्र यानी आप गवर्नमेंट जब वन क्षेत्र घोषित करती है तो ऐसा नहीं कि जहां पे वन है केवल उसी को वन क्षेत्र घोषित करेगी, उस जहां पर वन है उसके आसपास के क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, भले ही वहां पर कोई वन यानी पेड़ पौधे हो या ना हो, तब भी उसको वन क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्योंकि जो आपके जंगली पशु है या जो हमारे वन्य जीव हैं उनका विचरण उस आसपास के क्षेत्र में होता रहता है। तो इसी के लिए जब भी गवर्नमेंट वन क्षेत्र घोषित करती है तो अगर मान लीजिए वन इतने भाग में भी हो लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र को भी वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वन्य जीवों का वहां पर विचरण होता रहता है। तो यहां पर इससे हमको एक चीज क्या समझ आई, एक चीज हमको यह समझ आ रही है कि अगर यहां पर इतना भाग मान लेते हैं, आपका इतना भाग जो है उसमें से इतने पूरे भाग को क्या किया गवर्नमेंट ने वन क्षेत्र घोषित किया, लेकिन एक्चुअल में वन तो इतने ही भाग में था, एक्चुअल में वन तो इतने ही भाग में था, लेकिन क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में विचरण होता रहता है किसका, पशुओं का, वन्य जीवों का, इस कारण गवर्नमेंट ने आसपास के क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र में काउंट करके बताया कि हमारा जो वन क्षेत्रफल है वो 59772 वर्ग किलोमीटर है। हो सकता है कि यहां पे एक छोटा सा पेड़ हो जाए, थोड़ी दूर में यहां पेड़ हो जाए, यहां पेड़ हो जाए, यहां पेड़ हो जाए, यानी यहां पर वृक्ष तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे तरीके से घना वृक्ष नहीं होगा। वृक्ष दूर दूर बटे हुए हैं यहां इन क्षेत्रों में, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, जो नीले, ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा वन है, लेकिन इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो वन क्षेत्र नहीं है होते हुए भी, मतलब वहां पर वन वृक्ष घने नहीं भी होते हुए भी गवर्नमेंट क्या करती, वहां पे वन्य जीवों का विचरण होता रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों को मिलाकर पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करती है। लेकिन जब ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आकाश से क्या किया जाता है, वनों को देखा जाता है। तो आकाश से जब वनों को देखा जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से वनों को देखा जाएगा, तो हमको वन वहीं पर दिखेंगे जहां पर एक्चुअल में वृक्ष घने होते हैं। जब हम सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो हमको सटे सटे एकदम घने क्षेत्र दिखेंगे, और जो ये बाजू वाला क्षेत्र है, जो यहां पर जानवर, यहां पर केवल वन्य जीव विचरण करने के कारण इनको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर पेड़ पौधों की कमी है इस क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन इसको भी क्या किया गया, वन क्षेत्र घोषित किया गया, क्योंकि वन्य जीवों का विचरण वहां पर हो सकता है। इसी के लिए यहां पर क्या किया जाता है, जब हम रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो हमको वन केवल उतने क्षेत्र में नजर आएगा जहां पर वन एकदम वृक्ष एकदम आसपास है और घने हुए हैं, घने हैं। तो घने होंगे तो वहां पर क्या होता है, सनलाइट बहुत कम पड़ता है उन क्षेत्रों में, तो एकदम घने वृक्ष दिखेंगे जहां पर पेड़ एकदम सटे सटे हैं एकदम आसपास। तो ये क्षेत्र कौन से होते हैं, केवल ये वाले क्षेत्र होते हैं, ये वाले क्षेत्र। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन आवरण वाला क्षेत्र, जहां पर एक्चुअल वन पाया जाता है, जहां पर एक्चुअल वन पेड़ पौधे हैं, उसको हम जब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो हमको केवल इन जगहों पर घने वन आपको दिखेंगे, बल्कि जो बाजू की जगह जो खाली है, जिसको गवर्नमेंट ने वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है वन्य जीवों के विचरण कारण, वहां तो हमको वन नहीं दिखेगा। तो इसी के लिए वन क्षेत्रफल की जगह वन आवरण हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आप देखिए लगभग यहां पर 59772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आपका वन क्षेत्रफल है, जबकि वन आवरण आप देखेंगे तो 55,000 के आसपास वन आवरण है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वन क्षेत्रफल में वन आवरण भी गिना जाता है, और साथ साथ जो आजू बाजू की खाली जगह या जहां पर वृक्ष हैं थोड़े थोड़े दूर दूर में, उसको भी काउंट किया जाता है वन क्षेत्रफल में। जबकि वन आवरण में केवल जहां पर आपके घने वन है, सघन वन है, अति सघन वन है, उन सबको काउंट करते हैं, तो उसको वन आवरण बोलते हैं। यानी आपके घना कितना है उसके आधार पर जब काउंट किया जाता है तो उसको वन आवरण बोलते हैं। जबकि वन आवरण प्लस आसपास के जो खाली जगह जिनको गवर्नमेंट ने वन्य जीवों के विचरण के लिए रखा है, उसको भी अगर हम जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वन क्षेत्रफल। तो वन क्षेत्रफल हमारा 59772 वर्ग किलोमीटर, जबकि वन आवरण आपका 55,000 के आसपास आएगा। तो हमेशा क्या होता है,
वन क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वन आवरण कम होगा। तो ISFR रिपोर्ट के अनुसार या आप इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यहां पर देखें, वन आवरण के अनुसार छत्तीसगढ़ का रैंक तीसरा है, जबकि वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है। तो वन आवरण के स्थान से फर्स्ट कौन है? वन आवरण के स्थान के अकॉर्डिंग फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश क्या है? सेकंड है, और थर्ड में आता है आपका छत्तीसगढ़। तो अब मैं केवल ये आपको मैंने सरल भाषा में बताया, अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तो इतने परिधि में आना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको उतनी चीजें, आपको PhD नहीं करना, आपको केवल मेरे को समझाना था, इसलिए मैं बेसिक चीजें आपको यहां पर बता दिया। तो याद रखिएगा, वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का रैंक चौथा है, 59772 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.2% है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम वैधानिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के जो वन क्षेत्र है उसको तीन भागों में बांटा जाता है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। यानी जो 59772 वर्ग किलोमीटर है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या होता है? ऐसे वन जहां पर अंदर जाने के लिए आपको जो वन अधिकारी होंगे उनकी परमिशन से ही आप वहां पे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर ना तो लघु वनोपज का संग्रहण होगा, ना उसमें आपके वृक्षों की कटाई हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे वन जहां पर अंदर जाना मना होता है, कुछ जो वन अधिकारी होते हैं केवल वही अंदर जाते हैं, कुछ काम के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वही अंदर जा पाते हैं, या वो किन्हीं को परमिशन देते हैं। तो ऐसे वन जहां पर ना तो आप वन्य जीवों के साथ कुछ कर सकते हैं, छेड़छाड़ शिकार विकार कुछ नहीं हो सकता, ना वृक्षों की कटाई हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वनों को बोला जाता है आरक्षित वन। अब सेकंड होता है संरक्षित वन। संरक्षित वन वो जगह होती जहां पर आप वन अधिकारियों से जाकर परमिशन लेके निश्चित मात्रा में वनों को थोड़ा बहुत काट सकते हैं लकड़ी लेने के लिए, लघु वनोपज का बकायदा संग्रहण किया जा सकता है। तो ऐसे वन होते हैं संरक्षित वन। अब कभी कभी क्या होता है, आरक्षित वनों में भी परमिशन दे दी जाती है लघु वनोपज को संग्रहण करने की, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो दिए जाए। संरक्षित वन में परमिशन मिल जाती है आसानी से वनोपज को संग्रहण करने के लिए, जो गांव के आसपास के लोग रहते हैं वो वनोपज संग्रहण करने चले जाते हैं, वन अधिकारी उनको परमिशन देते हैं। लेकिन आरक्षित वन में परमिशन मिली ये जरूरी नहीं होता, संरक्षित वन में परमिशन मिलता है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जहां पर आप बिना किसी के परमिशन से भी अंदर जा सकते हैं। क्लियर है? तो आपका आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब ऐसा नहीं कि अवर्गीकृत में जाकर आप कटाई कर पाएंगे, वो सब कानून के अंतर्गत होता है, जो भी कानून के तहत आपको परमिशन मिलती तभी कटाई वटाई वनों के आजकल होती है। तो मेन रूप से क्या है, आरक्षित वन में कोई भी बाहरी अंदर नहीं जाता, संरक्षित वन में परमिशन से जाता है, जबकि अवर्गीकृत ओपन होता है, वहां पर बहुत मतलब परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि लघु वनोपज को संग्रहण करने जाना है, वो सब परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो अगर मैं बात करूं आरक्षित वन कितना है, तो 43.13% क्षेत्रफल में आरक्षित वन है, यानी 59,772 वर्ग किलोमीटर का 43% आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, 40% 40.22% संरक्षित वन के अंतर्गत आता है, और 16.65 या 66% आपका किसके? अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। ये सभी आंकड़ा 59772 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं कि 25,000, 24,000, 9,000, ये नहीं पूछेगा आपको, ये पूछेगा कितना परसेंट? 43.13% आपका आरक्षित, 40.22% संरक्षित और 16.66% आप या 65% आपका अवर्गीकृत वन। अब देखते हैं हम कुछ यहां पर आपका GSDP में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी या वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी अगर हम देखें, क्या चीजें पढ़ना है आपको पता ही है, अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि क्या चीजों को पढ़ना है। वर्तमान में GSDP में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 2.74% है। वर्तमान में 2021-22 में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी अनुमानित है? GSDP में 2.74% अनुमानित है। वृद्धि कितनी अनुमानित है?
1.57% वृद्धि अनुमानित है कि 1.57% वृद्धि होगी पिछले बार से इस बार आपके पैसों में। आप देखिए, अब यहां पर देखिए और क्या चीजें आपको पढ़ना है कि वन क्षेत्र की हिस्सेदारी कब ऋणात्मक रही है। यहां पर देखिए इसकी वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही है, 2017-18। देखिए माइनस में गई है वृद्धि दर, -8.09। तो वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही है, 2017-18 में। मैक्सिमम कब रही है वृद्धि दर आपकी, मैक्सिमम कब रही है, तो देखिए वृद्धि दर आपकी मैक्सिमम कब रही है, ये रही है 2016-17 में 22.12% वृद्धि दर मैक्सिमम रही है। तो यह आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि ऋणात्मक 2017-18 में, यानी सबसे कम सबसे ज्यादा 2016-17 में। अगर मैं देखूं वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी जीएसडीपी में किस वर्ष सर्वाधिक रही है, तो देखिए किस वर्ष सर्वाधिक रही है, इसी वर्ष सर्वाधिक रही है 3.38%। और किस वर्ष सबसे कम रही है, तो आप देखिए किस वर्ष सबसे कम रही है, तो यहां पर देखिए 2.93 पर। इस बार देखिए ये वाला सबसे कम है 2.74। तो ये डेटा आपका यही हो गया। बाकी में देखिए 2.99, 3.38, 3.03, 3.02, 2.93, 3%, 2.74%। तो सबसे कम कब रही है, 2021-22 में अनुमानित है सबसे कम रहना 1.57% की वृद्धि। ऋणात्मक कब रही है, 2017-18 में ऋणात्मक रही है। मैक्सिमम वृद्धि दर कब रही है, 2016-17 में रही है। मैक्सिमम योगदान वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में कब रहा है, 2016-17 में रहा। न्यूनतम कब रहना अनुमानित है, 2021-22 में अनुमानित है। अगर मैं पैसों के हिसाब से देखूं वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी, पैसों के हिसाब से अगर हम देखेंगे वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो देखिए जीएसडीपी के हिसाब से जो वानिकी क्षेत्र से पैसे जा रहे हैं वो उसकी हिस्सेदारी देखिए उतार चढ़ाव वाली रही है। देखिए यहां पर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर यहां पर घट रही है, यहां पर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा। यानी यहां पर देखेंगे तो अगर पूछा जाए 2015-16 से 2021-22 के मध्य, 15-16 से 21-22 के मध्य वानिकी क्षेत्र के जीएसडीपी में हिस्सेदारी की प्रवृत्ति कैसे रही है, देखिए ऊपर चढ़ा, फिर नीचे हुआ, फिर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। यानी आप बोलेंगे उतार चढ़ाव वाली रही है। लेकिन अगर आपको 2017-18 से 2021-22 के मध्य पूछा, तब लगातार ये बढ़ रहा है। देखिए तब लगातार ये बढ़ रहा है। तो अगर पूछा 2015-16 से 21-22 तक किस तरीके की प्रवृत्ति है, उतार चढ़ाव वाली। लेकिन 2017-18 से 21-22 पूछा तो बढ़ने की प्रवृत्ति है। क्लियर है, बढ़ने की प्रवृत्ति। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वनों के प्रकार। अब हम देखेंगे वनों के प्रकार। तो देखिए अभी भी हमने ऊपर पढ़ा कि टोटल वन क्षेत्रफल कितना है, 59772.40 वर्ग किलोमीटर। तो अब हमको देखना है कि कितने क्षेत्र में साल वन है, कितने में सागौन है, कितने में मिश्रित वन है, ये सब देखना है। ठीक, तो यहां पर देखिए हमारे यहां साल वन कितना परसेंट है, 59772.40 का 40.56%, 40.56%। यानी राज्य के 40% क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं। सागौन वन कितना है, 9.42% क्षेत्रफल में, 9.42% क्षेत्रफल में सागौन वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन कितना है, 43.52%, 43.52%। तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके के वन सर्वाधिक है, मिश्रित वन सर्वाधिक है 43.52%, फिर आपका साल वन, फिर सागौन। तो आपको क्रम से भी जमाने बोल सकता है। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में किस तरीके के वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन, उसके बाद साल वन, फिर सागौन। और बचे हुए कितने, ये कार्य अयोग्य या ये ऐसे पेड़ हैं जो नॉर्मल आप बोल सकते हैं बांस वास के आसपास के पेड़ हैं, इनका ज्यादा उपयोग नहीं है इनके मुकाबले। तो आप इसको 6.50% बोल सकते हो कि इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता। ऐसे पेड़ जो मतलब कमजोर प्रवृत्ति के होते, जिनका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, उसको कार्य अयोग्य की श्रेणी में रखा गया है। 6.50% ऐसे वन है। तो आप ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिश्रित वन पाए जाते हैं, उसके बाद साल वन, फिर सागौन। तो इस तरीके से आपको क्रम पता होना चाहिए। मैक्सिमम 43.52%। तो टोटल 59772 का 40% साल वन है, 9% सागौन वन है और 43.52% मिश्रित वन है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, टाइगर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो अब इनकी संख्या 3 से 4 हो गई है। ठीक है, टाइगर रिजर्व एक बढ़ गया है। तो अब देख लेते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3,
टाइगर रिजर्व ये आंकड़ा जो है ये 3 के हिसाब से है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रशासनिक प्रतिवेदन है वन विभाग का, उसमें टाइगर रिजर्व 3 दिया है, क्योंकि अभी जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है वो अभी हाल ही में हुआ है, तो ये आंकड़ा उसके हिसाब से, क्योंकि प्रशासनिक प्रतिवेदन में वो आंकड़ा दिया है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान है 3, टाइगर रिजर्व है 3, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है 11 और बायोस्फीयर रिजर्व है 1, जो आपका अचानक मार मुंगेली वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। तो टोटल अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इन सब के क्षेत्रफल को मिला लूं तो यह आता है 14835.868 वर्ग किलोमीटर। यह आता है आपका 14835.868 वर्ग किलोमीटर। तीनों राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल को मिला लूं, 11 अभ्यारण्य के क्षेत्रफल को मिला लूं, बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि अचानक मार अभ्यारण्य जो है उससे ज्यादा क्षेत्र जो है, अभ्यारण्य से और ज्यादा कुछ क्षेत्रों को और ऐड किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो उसको भी ऐड कर लूं, और साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व है 3 उनके भी क्षेत्र को ऐड कर लूं, तो टोटल क्षेत्र जो आते हैं वो 14835.868 वर्ग किलोमीटर आते हैं। अब आप देखेंगे तो टाइगर रिजर्व जो है कहीं ना कहीं अभ्यारण्य के अंतर्गत भी आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के भी कुछ भाग में टाइगर रिजर्व घोषित हैं, तो वो सबको इंक्लूड करके आपका 14835.868 वर्ग किलोमीटर आता है, जो छत्तीसगढ़ के कितना है 24.82% में। यानी आपका वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका 24.82% क्षेत्रफल में आपका क्या है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर है? तो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है, 24.82% क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 में लागू हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 में लागू हुई है। अब देखते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन क्या, आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जिस तरीके का आज पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मान लेते हैं ये वन क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक वन क्षेत्र है और इसके 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, यानी ये वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर अंदर सीमा में, यानी ये वन क्षेत्र के आसपास जो 5 किलोमीटर का परिधि वाला क्षेत्र है, अगर उस सीमा में कोई भी गांव रहता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ऐसा मान लेते हैं, ठीक, तो ये एक आपका वन क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र के 5 किलोमीटर जो परिधि सीमा है, अगर उसके अंतर्गत कोई गांव आता है तो उस गांव में जो व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों को, उस गांव में जो व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो आसपास वन क्षेत्र के आसपास ही रह रहे हैं तो वन्य वनोपज से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो उन व्यक्तियों को भी सहायता ली जाएगी किसमें, वनों के विकास के लिए। तो वनों की वृद्धि के लिए या उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के साथ साथ, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो काम कर रहे हैं वनों को संरक्षित करने के, लेकिन जो वनों के आसपास के गांव है 5 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत, तो उनके भी, वहां जो लोग रह रहे हैं उनको, उनसे भी मदद ली जाएगी कि आप भी वनों के संरक्षण में योगदान दो। तो इसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त वन प्रबंधन। यानी यहां पर आम जनता को भी वनों के प्रबंधन कार्य में लगाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के लिए। तो इसी के की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संयुक्त वन प्रबंधन। और संयुक्त वन प्रबंधन करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों के माध्यम से वनों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। तो यानी आप बोल सकते हो कि यहां पर आपके गवर्नमेंट के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल और आम जनता भी शामिल, और यह मिलकर अपने वनों को संरक्षण कर रही है, संरक्षित कर रही है। क्लियर है? तो यही सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है। तो देखिए प्रदेश में कुल 19,720 ग्रामों में से वन क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत 5 किलोमीटर के भीतर लगभग कितने गांव आ रहे हैं, 11,185 गांव आ रहे हैं। और उक्त के अंतर्गत वन सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में से 7,887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। यानी टोटल इस परिधि के अंतर्गत 11,185 गांव आते हैं और इनके लोगों को मिलाकर 7,887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनाई गई है। यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, 7,887। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए महत्वपूर्ण आंकड़ा देख लेते हैं। वन प्रबंधन समितियों का आपकी संख्या कितनी है? वन प्रबंधन समितियों की संख्या है 7887। समिति में आवंटित वन क्षेत्र है 33,190 वर्ग किलोमीटर। यानी ये समितियां 33,190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को संरक्षित करने का काम कर रही है। कुल वन क्षेत्रफल का 55.52% है, यानी 59,772 का ये कितना प्रतिशत हुआ? 55.52% हुआ। तो संयुक्त वन, ये तीनों आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत कितने वनों को संरक्षित किया जा रहा है, कितने वर्ग किलोमीटर? 33,190 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 55.52% है। टोटल संयुक्त वन प्रबंधन समिति की संख्या कितनी है? 7887 है। चलिए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और कितने कितना उनका क्षेत्रफल है, वो देख लेते हैं। तो वो सभी तो आपको पता है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। जिला बस्तर, कांगेर घाटी कहाँ है? बस्तर में है। 200 वर्ग किलोमीटर, यानी ये आपका क्या हो गया? सबसे छोटा आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया सूरजपुर अभी क्या है? वो भी बना है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तो कुछ हिस्सा वो भी आएगा, लेकिन ये उसके हिसाब से 28 जिलों के हिसाब से तो कोरिया सूरजपुर। कितने वर्ग किलोमीटर? 1440, यानी ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में, ये आपका कितना क्षेत्रफल में? 1258.372 वर्ग किलोमीटर। तो अगर मैं टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में तीनों का एरिया को जोड़ दूं तो 2899.077 इतने एरिया में हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है। 2899.077। अगर मैं यहां बात करूं अभ्यारण्य की, तो मैंने बताया टोटल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 11। तो बारनवा पारा अभ्यारण्य कहां है? बलौदा बाजार में है। कितना इसका क्षेत्रफल है? 244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो आप पढ़ते ही आए हैं। भोरमदेव कहां है? कबीरधाम में है। 351 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोमर्दा कहां है? आपका रायगढ़ में है। 277 वर्ग किलोमीटर। बादलखोल कहां है? जसपुर में है। 104 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला कहां है? सूरजपुर में है। 608 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सेमरसोत कहां है? बलरामपुर में है। 430 वर्ग किलोमीटर। भैरमगढ़ कहां है? दंतेवाड़ा में है। 138 वर्ग किलोमीटर। पामेड़ कहां है? दंतेवाड़ा में है। आपका पामेड़ का देखिए 262 वर्ग किलोमीटर। अचानकमार कहां पे है? बिलासपुर में है, लेकिन आप इसको मुंगेली लिखिए। बिलासपुर मुंगेली क्षेत्र में 551। उदंती कहां है? गरियाबंद में है। आपका कितना है? 247। सीता नदी कहां है? गरियाबंद में है। 553। अब यहां पर देखिए इसके ना कुछ जिले में आपको यहां पर देखिए जैसे अचानकमार दिख रहा है, ठीक है। अचानकमार देखिए यहां पर, तो यहां पर बिलासपुर लिख कर दिया, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र मुंगेली में भी है। लेकिन आज की डेट में देखें तो पूरा मुंगेली में आ रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है प्रशासनिक प्रतिवेदन के हिसाब से इसको बिलासपुर में भी मान रही है। तो अगर मुंगेली ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आपको बिलासपुर लेना पड़ेगा। फिर मुंगेली ऑप्शन में नहीं है तो आपको बिलासपुर लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व कहां है। तो टाइगर रिजर्व देखिए इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीता नदी, ये तीनों आपके टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद आपको पता ही है कि जो टाइगर रिजर्व में किसको घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व में आपको पता ही है गुरु घासीदास को भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, तो अब उनकी संख्या 4 हो गई है। बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मुंगेली और बिलासपुर के क्षेत्र में है। और आपका कितना इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 2610.530। छत्तीसगढ़ में कितना आता है? 914.017। ये क्षेत्र आपका किसके अंतर्गत आता है? कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व, यानी छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा गवर्नमेंट के हिसाब से? 914 वर्ग किलोमीटर टोटल छत्तीसगढ़ का इस बायोस्फीयर रिजर्व में। और टोटल अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। तो 2610 यहां पर आपका क्या है? 2610 आपके हिसाब से ये टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया को मिलाकर। उसमें छत्तीसगढ़ का आपका आता है 914.017। अब देखते हैं हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व देखिए सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व। सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व जो है ये कौन कौन से जिले में आता है? बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर के क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम देखेंगे कितना एरिया है, 1143.342 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कौन कौन सा अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आ रहा है? तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल। तमोर पिंगला, सेमरसोत और बादलखोल अभ्यारण्य को मिलाकर सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व बनाया गया है।
सेम चीज लेमरू हाथी रिजर्व, लेमरू हाथी रिजर्व कौन कौन से जिले में फैला है? कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में फैला है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1995.48 वर्ग किलोमीटर। तो अगर मैं ये टोटल इसका कर दूं, ये दोनों का, तो 3138.822 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आप बोल सकते हो कि हाथी रिजर्व फैला है। चलिए आगे देखते हैं। मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व है कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व। कोटमी सोनार कहां पे है? जांजगीर चांपा में है। 57 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? कोटमी सोनार, जहां पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चिड़ियाघर में देखेंगे तो नंदनवन आता है और कानन पेंडारी चिड़ियाघर है। हाथी कैंप देखेंगे, हाथी कैंप रमकोला कहां पे है? सूरजपुर में है, जहां पर अगर हाथी जो है अगर बीमार पड़ जा रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हाथी कैंप रमकोला कहां पे? सूरजपुर में, याद रखिएगा। अब देखते हैं जो वन विभाग है उसमें पद संरचना कैसे है, वन विभाग की पद संरचना कैसे है, तो वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सबसे ऊपर इसी का पद होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। उसके नीचे आता है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उसके नीचे आता है मुख्य वन संरक्षक, उसके नीचे आता है वन संरक्षक, उसके नीचे आता है उप वन संरक्षक, इसके बाद आता है सहायक वन संरक्षक, फिर आता है वन क्षेत्रपाल, फिर आता है वन उप क्षेत्रपाल, फिर आता है वनपाल और सबसे नीचे आता है वन रक्षक। तो जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है आपको ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पद क्रम यानी जो उनकी संरचना होती है, आपका डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे? प्रधान मुख्य वन संरक्षक सबसे ऊपर, फिर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, फिर आता है मुख्य वन संरक्षक, उसके नीचे वन संरक्षक, फिर उप वन संरक्षक, फिर सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल और वन रक्षक। इन सब का पेपर होता है, आपने देखा हुआ है, ठीक है, इन सब का एग्जाम से भर्ती होता है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 को किया गया। चार आपके परियोजना मंडल को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया था मई 2001 में। तो ये जब इस परियोजना मंडल का गठन किया गया, वन विकास निगम का गठन किया गया, तो कौन से 4 परियोजना मंडल पहले इसके अंतर्गत आते थे जिसको लेकर इसने अपना या इसको इन चारों को लेकर इस वन विकास निगम का गठन हुआ था? आप इकोनॉमिक सर्वे में केवल इतना पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 को हुआ 4 परियोजना मंडल को लेकर। तो वो 4 परियोजना मंडल कौन से थे? बाणवा पारा परियोजना मंडल, पाना बरस परियोजना मंडल, अंतागढ़ परियोजना मंडल और कोटा परियोजना मंडल। तो ये 4 परियोजना मंडल को लेकर किसका गठन किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। और वर्तमान में 9 परियोजना मंडल इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अब और कौन कौन से बन गए? कवर्धा परियोजना मंडल, औद्योगिक परियोजना मंडल जगदलपुर, सरगुजा परियोजना मंडल, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़। तो यहां पर देखिए औद्योगिक परियोजना मंडल कितने हैं वो याद रखिएगा। औद्योगिक परियोजना मंडल 3 है, जगदलपुर में, कोरबा में और रायगढ़ में, याद रखिएगा। औद्योगिक परियोजना मंडल 3 है। 9 परियोजना मंडल अभी छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आते हैं, जिनमें वो पहले 4 परियोजना मंडल को लेकर उसका गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 9 परियोजना मंडल इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से औद्योगिक परियोजना मंडल 3 है। कौन कौन सा? जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़। अब देखते हैं एमपीसीए, मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, यानी आपने देखा होगा कि वन औषधि पौधों को लगाया जा रहा है। वन औषधि पौधे ही लगाए जाते हैं क्योंकि जो आपका मेन रूप से हर्बल उत्पाद होते हैं, हर्बल औषधियां जो होती हैं, वो उनके लिए यहां पर क्या बनाया गया? एमपीसीए बनाया गया, मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, एमपीसीए का गठन किया गया है। तो एमपीसीए जो बनाया जाता है वो 2 तरीके से बनाया जाता है, एक कैंपा परियोजना के अंतर्गत और दूसरा होता है एक कैंपा परियोजना के अंतर्गत एमपीसीए का गठन होता है, और एक होता है यूएनडीपी के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भी आपका एमपीसीए घोषित किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कैंपा परियोजना के अंतर्गत 7 वन मंडल ऐसे हैं जहां पर एमपीसीए का गठन किया गया, यानी वहां पे मेडिकल प्लांट के कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। कौन कौन से परियोजना? 7 वन मंडल है। बलरामपुर, आपका देखिए सरगुजा संभाग में देखिए कौन कौन सा आ रहा है, बलरामपुर और सरगुजा, बलरामपुर और सरगुजा सरगुजा संभाग में है। उसके बाद देखिए आपके बिलासपुर संभाग में कौन कौन सा आ रहा है, कोरबा, कटघोरा, धर्म जयगढ़, ये सभी आपके कहां पे हैं? तो ये सभी देखेंगे बिलासपुर संभाग में है। रायपुर संभाग में है धमतरी, और आपका बस्तर संभाग में केसकाल जो कोंडागांव के आसपास के क्षेत्र में 7।
तो टोटल कैंपा परियोजना के अंतर्गत कितने जगह पर एमपीसीए स्थापित किए जा रहे हैं? 7 वन मंडल में। सेम चीज यूएनडीपी की परियोजना के अंतर्गत कितने एमपीसीए गठित किए जा रहे हैं? उसका आंसर भी है 7। कहां कहां? सरगुजा, सरगुजा संभाग में देखिए, सरगुजा जसपुर ये आपका कहां पे है? सरगुजा संभाग। बिलासपुर संभाग में मरवाही मुंगेली के आसपास का क्षेत्र, रायपुर संभाग में धमतरी, दुर्ग संभाग में खैरागढ़, और उसके बाद अगर आप देखेंगे बस्तर संभाग में कोंडा और बस्तर। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी पेपर में पूछी जा सकती है, ऐसे कौन से वन मंडल हैं जहां पर यूएनडीपी के तहत भी आपका एमपीसीए बना है और कैंपा परियोजना के अंतर्गत भी एमपीसीए बना है? तो कौन सा है? सरगुजा और धमतरी। तो सरगुजा और धमतरी ऐसे वन मंडल है जहां पर आपका एमपीसीए बना है, किसके तहत? कैंपा योजना के अंतर्गत भी और यूएनडीपी के अंतर्गत भी। यानी आपका जो आपका हर्बल प्लांट होते हैं, औषधि होती है, उनके संरक्षण के लिए यहां पर ये वन मंडल को एमपीसीए यानी आपका मेडिकल प्लांट कंजर्वेशन एरिया घोषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड क्या करता है? इन सभी का संरक्षण करता है। जितने भी एमपीसीए बने हैं उन किसकी निगरानी में बनते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की निगरानी में बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड जुलाई 2004 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 2020-21 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया, इसको पुनर्गठित किया गया। तो अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। पहले इसका नाम था छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड, जुलाई 2004 में इसका गठन हुआ, 2021 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसके नाम में परिवर्तन किया गया, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कर दिया गया। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? जे. राव इसके वर्तमान में सीईओ है। चलिए आगे देखते हैं लघु वनोपज। तो आपको पता है वनोपज जो होते हैं, लघु वनोपज, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज और एक होता है अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। तो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज उसको कहा जाता है जिससे गवर्नमेंट की बेहद ज्यादा आय होती है। और राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है ये कौन घोषित करता है? राज्य सरकार ही घोषित करती है कि कौन से लघु वनोपज राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है और कौन सा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज उसको बोला जा रहा है जिससे गवर्नमेंट की आय बेहद ज्यादा होती है या गवर्नमेंट की आय में एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो ऐसे 3 राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किए। कौन सा? तेंदुपत्ता, धावड़ गोंद और कुल्लू गोंद। याद रखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज 3 है, तेंदुपत्ता, धावड़ गोंद और कुल्लू गोंद, ये हमारा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। और तेंदुपत्ता आपको पता है 4000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता आपके गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जा रहा है, 4000 रुपए प्रति मानक बोरे के हिसाब से। और एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कितना है? 3। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार कितने लघु वनोपज की खरीदी कर रही है? 65। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार टोटल कितने लघु वनोपज की खरीदी करती है? तो उसका आंसर है 65। क्लियर। अब देखिए 2014-15 में जो हमारा भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय था, उसने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाई थी लघु वनोपज के लिए। जो फसलों के लिए होता है, जो कृषि फसलों के लिए होता अलग है, लघु वनोपज के लिए यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाई थी। क्योंकि क्या होता था, जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर लघु वनोपज होते हैं और जो लघु मतलब जंगली एरिया में अब वहां पे जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो जनजाति के लोग लघु वनोपज का जब संग्रहण करते थे तो वहां से बाहर से आकर जो बिचौलिए होते थे या एजेंट होते थे, उनको उनके लघु वनोपज को वो खरीद लेते थे। किसके एवज में? नमक देकर। उनको नमक देते थे और लघु वनोपज को वो स्वयं ले लेते थे। तो उनका शोषण हो रहा था जनजाति भाई बहनों का। तो इसी के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाई और राज्य सरकारों को बोला कि आप जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में लघु वनोपज की खरीदी आप करें। तो इसी के लिए हर राज्य ने अपने में क्या किया? लघु वनोपज व्यापारी संघ का गठन किया। और वो लघु वनोपज व्यापारी संघ क्या करता है? अब लघु वनोपज की खरीदी करता है। तो 2014-15 में ये आपका भारत सरकार ने योजना लाई थी। और 2014-15 में जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने हर्रा और साल बीज की खरीदी यहां से प्रारंभ किया। हर्रा और साल बीज की खरीदी 2014-15 से प्रारंभ हुई। उसके बाद समय समय पर अब ये संख्या बढ़ते जा रही है और ये संख्या आपका 65 तक पहुंच गई है। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की संख्या है 3, बाकी जो है वो अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है।
अब टोटल कितने लघु वनोपज की खरीदी होती है? 65। ये योजना भारत सरकार ने 2014-15 में लाई थी और 2014-15 में उसके एवज में साल आपका हर्रा और साल बीज की खरीदी प्रारंभ हुई थी। तो इतना टॉपिक है आपका इकोनॉमिक सर्वे में 1 चैप्टर के अंतर्गत। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना, ठीक है, ऐसे ही कई और योजना है। उसको मैं आपको इसमें इकोनॉमिक सर्वे में वो नहीं दिया है, लेकिन आपका जो न्याय के 4 साल अभी जो आपका बोल लीजिए जनसंपर्क विभाग की एक पत्रिका है, न्याय के 4 साल जो निकले हैं, उसमें वो सब चीजें हैं। मैं आने वाले समय में उनको भी यहाँ पर करा दूंगा, तो आपका वो चीजें भी कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी योजनाएं करंट में चल रही है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, जो चीजें यहाँ पर मैंने बताया। तो आप एक चीज यहाँ पर जरूर देखिएगा, यहां पर हो सकता है कि कुछ कुछ जिले जो हैं यहां पर, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रतिवेदन का है, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या करती है, कुछ जिलों को यहां पर देख लेना कि एक्चुअल में वो स्थान में है कि नहीं, एक बार उसको जरूर मैच कर लेना। क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है, गलत छप जाता है या गवर्नमेंट उसमें गलत छप जाता है। तो ये सब चीजों को मिलाकर पढ़िएगा प्रॉपर अच्छे से, और वन क्षेत्रफल जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि वन क्षेत्रफल गवर्नमेंट के हिसाब से इतना है, तो कई बार प्रशासनिक प्रतिवेदन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में आप ना फंसे तो क्षेत्रफल को जरूर मिला लीजिएगा, जो एक्चुअल आपको क्षेत्रफल पढ़ते हैं उसमें कहीं किसी में कम ज्यादा तो नहीं है, उसको जरूर मिलाकर पढ़िएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास जो भी यहां पर हमने चैप्टर कवर किया अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।